हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डीटीएस यानी डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे टीएस 05 के खंड 1 में इकाई 1 पारिस्थितिक पर्यावरण और पर्यटन, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं मृदा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पारिस्थितिक पर्यावरण और पर्यटन में मृदा को पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मृदा खनिज तत्वों का प्रमुख भंडार है, जिनकी पौधे और प्राणियों की आवश्यकता होती है। पौधे की मृदा में घुलित अवस्था में उपलब्ध बृहत और सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। मृदा में उपलब्ध पोषक की मात्रा जल को अपने अंदर रोके रखने की क्षमता और मृदा का वातन मृदा की उर्वरता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही उर्वरता पौधे की उत्पादकता को प्रभावित करती है और उन जीवों की संख्या को भी निर्धारित करती है मृदा जिनका पोषण कर सकती है। उदाहरण के लिए दुमट्टी मृदा रेत और चिकनी मिट्टी के कणों का मिश्रण है और कृषि तथा वन वर्धन की दृष्टि से उत्तम समझी जाती है। इसमें जल को अपने अंदर रोके रखने की अच्छी क्षमता है और पर्याप्त मात्रा में जल और वायु को रोकती है। इसलिए दुमट्टी मिट्टी में मूल रूप और मूल रोम का गहराई तक वेधन सरल हो जाता है। अगर आप मृदा का अनुलंब परिच्छेद काटे तो आप 3 स्पष्ट परतें पाएंगे। वास्तविक यह है कि ए संस्तर या ऊपरी संस्तर अर्थात ऊपरी मृदा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में बीज अंकुरित होता है और यहीं से पौधे पोषण प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि हम ऊपरी मृदा को विभिन्न विधियों द्वारा बचाना या सुरक्षित रखना चाहते हैं। विभिन्न बलों जैसे वायु और जल आदि के द्वारा ऊपरी मृदा के हटने से मृदा को अपर्दन कहते हैं और अपर्दन से बचाव को मृदा संरक्षण कहते हैं। मृदा संरक्षण के लिए कई तकनीक को उपयोग में लाया जाता है। बी संस्तर या अवमृदा में कार्बनिक पदार्थ कम होता है, अतः ये संस्तर की एक की अपेक्षा कम उर्वर होता है। इसके नीचे शीर्ष संस्तर होता है, जो अंततः अपघटित निचली आधार सेल या अवसादों द्वारा निर्मित खनिज की परत है। सी मृदा की उर्वरता कम होती है। सारे पर्यावरणीय कारक जैसे धूप, तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय आर्द्रता, पवन आदि अलग अलग रहकर स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते हैं। कारकों में एक घनिष्ठ संयोजन है। प्रकाश व तापमान घनिष्ठ रूप से संयोजित है। धरातल और जल स्थल सूर्य का प्रकाश पाकर गर्म हो जाते हैं। पृथ्वी की सतह से पुनः विकिरण पृथ्वी के निकटवर्ती वायुमंडल को गर्म कर देता है। जब प्रकाश किसी हरे भरे क्षेत्र पर पड़ता है तो अधिकतर प्रकाश हरे पौधे द्वारा रोक लिया जाता है और उसका बहुत कम अंश पृथ्वी तल पर पहुंच पाता है। किंतु जब प्रकाश किसी ऐसे क्षेत्र पर पड़ता है जो वनस्पति आवरण सहित हो तो मृदा की सतह बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। पत्थर, कंकड़, रेत और यहाँ तक कि ईंटें भी अधिक गर्म हो जाती है। यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों की सूक्ष्म जलवायु, जहाँ ठोस पथरीला निर्माण पाया जाता है, स्पष्ट रूप से ग्रामीण जलवायु से भिन्न होती है, जहाँ घर मकान आमतौर पर मिट्टी के बने होते हैं और जिनके प्रतिवेश में अधिक हरियाली होती है। इसी प्रकार तापमान और वर्षा में भी घनिष्ठ संबंध है। उच्च तापमान अधिक वाष्पीकरण दर और पौधे के ट्रांसपाइरेशन के लिए उत्तरदायी है। समुद्र, झीलों और तैलियों से चलने वाली गर्म वायु अत्यधिक आर्द्र होती है। ये गर्म और नर्म हवाएं ऊंचे भागों की ओर बढ़ते हुए ठंडी और संघनित होकर वर्षा में परिवर्तित हो जाते हैं, जो पृथ्वी पर ताजे जल का मुख्य स्रोत है। तापमान का संबंध वायु के परिसंचरण और कई दूसरे कारक जैसे वायुमंडलीय दाब, ऊंचाई, वनस्पति और मृदा आर्द्रता से है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सारे वायुमंडलीय कारक परस्पर और जैव कारकों से संयोजित होते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।